नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रूपेश मिश्रा और एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का पत्रिका में बेहद स्वागत है। दोस्तों, पत्रिका की 40 अंडर 40 जो पावर लिस्ट जारी हुई है, उनमें तमाम जो मध्य प्रदेश के 40 ऐसे प्रतिभावान लोग हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी महती भूमिका अदा की है, उनको इस 40 अंडर 40 लिस्ट में शुमार किया गया है। उन्हें में से एक नाम है मध्य प्रदेश के राहुल चोपड़े। आपको बता दें, राहुल चोपड़े मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव से आते हैं और इनकी उम्र महज 20 वर्ष की है। अभी 21 साल के होने वाले हैं, लेकिन इन्होंने इस छोटी सी उम्र में जो मुकाम हासिल किया है वो अमूमन इस उम्र के लोगों में बेहद कम लोगों में ये देखने को मिलता है। आप सोचिए कि 20 साल की उम्र का एक बच्चा जिसके दो यूट्यूब चैनल हो और एक यूट्यूब चैनल के जो इनके सब्सक्राइबर हैं वो तकरीबन 3 मिलियन है और एक के 1 मिलियन से ज़्यादा है। आपको बता दें कि राहुल रूबिक क्यूब के जरिए जो पेंटिंग्स हैं, मतलब जो लोगों के चित्र हैं, वो बनाते हैं और ये एकाएक सुर्खियों में उस वक्त आ गए थे जब सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का निधन हुआ था और इन्होंने रूबिक क्यूब के जरिए ही उनकी एक तस्वीर बनाई थी जिसे तकरीबन 4-5 करोड़ लोगों ने देखा था। तब राहुल चर्चाओं में आ गए थे और दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त भोपाल स्टूडियो में हमसे खास बातचीत करने के लिए राहुल खुद जुड़े हुए हैं। राहुल, पत्रिका में आपका स्वागत है और आपको बधाई कि आप पत्रिका के 40 अंडर 40 उन प्रतिभाशाली लोगों में शुमार हुए। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आज आपके बीच बैठकर और लोगों के बीच लोगों को अपना एक एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ अपनी यूट्यूब जर्नी का, क्योंकि 3 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए और आज करीब 2.5 साल होने वाले मेरे यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करे हुए। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आज मैं आप के साथ में बैठ के बहुत सारे लोगों को अपनी यूट्यूब की जर्नी बताने वाला हूँ। निश्चित रूप से राहुल, हम आपकी उस जर्नी के बारे में अपने तमाम दर्शकों को बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय दर्शकों को बता दें। आपका क्या नाम है? चूँकि आप एक गांव से यहाँ तक का आपने सफ़र तय किया, अभी आप भोपाल में हैं, तो एक बार अपने बारे में अपना परिचय बता दें दर्शकों को। मेरा नाम है राहुल चोपड़े और मेरे पिताजी का नाम है श्री सुखदेव जी चोपड़े, मेरी माता जी का नाम है श्री गायत्री जी चोपड़े और मेरा भाई, जिन्होंने मुझे 1 सब्सक्राइबर से लेके 0 सब्सक्राइबर से आज 30 लाख सब्सक्राइबर मेरे हो गए हैं। अभी तक की सबसे बड़ा सपोर्ट जो है मेरे भाई का रहा है। तो मेरा भाई का नाम है रवि चोपड़े, जो कि मेरे बड़े भाई है, और मेरी एक बड़ी सिस्टर भी है जिनका नाम है मयूरी चोपड़े। तो आज मैं उन्हीं की बदौलत, मेरे घर परिवार के आशीर्वाद की बदौलत ही मैं आज इस मुकाम पे पहुंच पाया हूँ। राहुल, अमूमन जब 20 वर्ष की आयु होती है तब बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं, कोई इस ओर सोच ही नहीं पाता। तो महज इतनी अल्पायु में आपने कैसे तय किया कि आपको रूबिक क्यूब में आपकी रुचि है और आपको इस ओर आगे बढ़ना है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ रूबिक्स क्यूब क्या होता है। जनरली बहुत से बच्चे लोगों को तो इन्होंने तो सभी लोगों ने तो इस क्यूब को तो देखा ही है, बस इसका नाम किसी को पता नहीं है। यह है एक रूबिक्स क्यूब जिसमें आपको 6 कलर्स देखने को मिलते हैं और बहुत सारे कलर्स होते हैं और इसको आपको अरेंज करना होता है, बनाना होता है, जो कि एक बहुत ही कठिनाई भरा हमारे लिए एक पहेली होती है जिसे हम नहीं बना पाते हैं। पर इसको सुलझाने के लिए सबसे पहले मैं जब छोटा था, जब मैंने अपने गांव के 3 किलोमीटर दूर शंकरवन था, तो वहाँ से मैंने एक मेले में एक क्यूब देखा था। मैंने उसको सुलझाने का ट्राई किया पर वो नहीं सुलझ पाया और मोबाइल वगैरह की डिजिटल ना होने की वजह से मैं इसको सुलझा नहीं पाया। और फिर कुछ समय बाद मैंने इसको लेकर तो परेशान हो गया, पर मैंने जब इसको सुलझाना सीख लिया आफ्टर 12th, तो मैंने सोचा कि एक अपना कुछ जरिया बनाते हैं जिससे मैं 2-4 पैसे कमा लूँगा और घर से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने आफ्टर 12th मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की कोशिश की, पर यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ ना आने की वजह से और मेरी पढ़ाई में मन ना लगने की वजह से मैंने यूट्यूब चैनल बंद कर दिया। फिर उसके बाद में 6 महीने बाद मैंने ठान लिया कि नहीं, अब तो स्टार्ट करना ही है, और उसके बाद से आज मैं
लगातार अपनी इस कोशिश पे कामयाब हो रहा हूँ। राहुल, यदि मैं बात करूं तो आप इसे कितनी देर में सॉल्व कर देंगे? यदि मैं अभी बात करूं कि इसे सॉल्व करना है तो कितनी देर में कर देंगे आप? मैं करीब करीब अंडर 30 सेकंड में इसको सॉल्व कर लेता हूँ। सॉल्व करके बताइए, एक बार दिखाइए दर्शकों को हमारे। जी बिल्कुल। आप देख रहे हैं रूबिक क्यूब राहुल के हाथ में है और राहुल इसे सॉल्व कर रहे हैं। अमूमन यदि कोई सामान्य व्यक्ति है और जिसे इसकी प्रैक्टिस नहीं है तो काफ़ी वक्त लग सकता है इसे करने में, लेकिन आप देख रहे हैं राहुल ने खुद बताया कि वो 30 सेकंड के अंदर, मतलब 30 सेकंड के अंदर राहुल इसको सॉल्व कर देंगे। आप देख सकते हैं राहुल लगातार, चूँकि अब कह सकते हैं कि राहुल का तो ये पेशा ही है, और आप देख सकते हैं राहुल ने सिर्फ 30 सेकंड के अंदर इसे सॉल्व कर दिया है। और जाहिर तौर पर ये दक्षता है अपने कार्य के प्रति, और जिस प्रकार से इनकी लगन है इसको लेके, क्योंकि इस आप अंदाज़ा लगाइए इस रूबिक क्यूब से यदि कोई तस्वीर बना दे कितना कठिन काम होता है, शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। राहुल लीजिए, अपने हाथ में पकड़िए और अब आप ये बताइए कि मतलब अमूमन जब आप गांव में रहते थे तो कैसे मतलब आपका इंटरेस्ट जगा इस ओर कि भाई रूबिक क्यूब की ओर बढ़ते हैं, इससे कुछ करते हैं? तो सबसे पहले तो रूबिक क्यूब की ओर मेरा इंटरेस्ट इसीलिए बढ़ा क्योंकि जब भी मैं तरह तरह के खिलौने देखता था मार्केट में, तो मुझे ये कुछ अलग सा प्रतीत होता था, दिखाई देता था, जिससे थोड़ा सा हमारे दिमाग की एक्सरसाइज भी होती थी और इसको सॉल्व करना मतलब एक बहुत चैलेंजिंग। और लोग कहते थे कि ये ऐसी चीज़ है जिसमें सिर्फ हमसे एक कलर बनता है, दूसरा नहीं बनता। तो ये पता नहीं मतलब ये चीज़ क्या है जिसमें सिर्फ आपसे एक कलर बनता है, दूसरा नहीं बनता है, कुछ तो बात होगी इस चीज़ में। तो मैंने सोचा कि इसको एक बार बना के देखा जाए क्या जाता है, पर ऐसी भी नहीं कि ये गलत चीज़ है, इसको बनाने में आपके दिमाग का ही विकास होना है। तो मैंने इसको लिया और इसको बनाने का ट्राई किया और फिर मैंने कोशिश तो की पर नहीं बन पाया। बिना किसी सलाह के बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा, पर जब मेरे पास में मोबाइल आया तो मैंने ट्राई किया और मोबाइल से सीख लिया। तो थोड़ा ये ऐसा चैलेंजिंग था कि मुझे किसी की सलाह नहीं मिली, बस मैंने कोशिश की और एक पहले से उल्लास थी कि बस इसको सॉल्व करना है मुझे। राहुल, बड़ा प्रश्न ये है कि जब अमूमन 18-20 साल आप बता रहे हैं आपकी उम्र है, इस उम्र में ज़्यादातर लोगों के जो पेरेंट्स होते हैं वो पढ़ने की तरफ ज़्यादा जोर देते हैं कि फालतू में इन सब चीज़ों में बच्चा ना पढ़े, वो पढ़ाई करे, अच्छी नौकरी हासिल करे। लेकिन आपका रुझान तो इधर था, तो क्या माता पिता ने कभी ये नहीं बोला पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब क्या काम कर रहे हो? हाँ, ये एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत से लोग मुझसे पूछते भी हैं और बहुत से लोगों के दिमाग में ये प्रश्न रहता भी है कि ये चीज़ ज़रूरी है, क्या इससे हर किसी को मुकाम हासिल हो सकता है? तो मैं कहना चाहूँगा हाँ, हो सकता है, और यदि आपकी लगन है तो हो सकता है। पर जब मैंने इसकी शुरुआत की थी तो मैंने एक ऐसा कंटेंट सोच लिया अपने दिमाग में कि जिसको कोई मना ही ना करे। अभी मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, यदि आप ये सोचते हैं और मैं इस चीज़ को बनाता हूँ तो आप कभी इस चीज़ को मना नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई मना नहीं कर सकता। ये तो चलो बना रहा है अपना टाइम निकाल के, यदि 2 घंटे पढ़ाई कर रहा है और 1 घंटे बना भी रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि चीज़ ही ऐसी है जिसे सुलझाना है तो ये अपने ही विकास करेगी। तो मैंने जैसे ही अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो पहले तो उनको पता नहीं था, आफ्टर 12th ही मैंने स्टार्ट किया। मैं जब छोटा था तो मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, और आजकल तो मोबाइल आ गया है, जैसे कि आपने देखा इस कोरोना महामारी के बीच सभी पेरेंट्स ने अपने बच्चों को मोबाइल दे दिया। पर उसी बीच मैंने 2 साल कॉलेज किया, 2 साल भी मैंने यूट्यूब की तरफ ध्यान नहीं दिया। जब कोविड की लहर आ गई थी उसके 6 महीने पहले मैंने सोचा था कि अब स्टार्ट किया जाए, तब मैंने स्टार्ट किया। और कोविड महामारी के बीच जहाँ लोगों ने अपना टाइम पास ज़्यादा किया, और उसी बीच मैंने अपने इस YouTube की जर्नी पे ज़्यादा फोकस किया। उस समय मेरे कम से कम 10,000 भी सब्सक्राइबर नहीं थे, पर उसी कोविड जर्नी में जो मेरी जर्नी रही बहुत ज़्यादा आगे पहुंच गई। उसी 2 साल में मेरे 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन कब हो गया पता ही नहीं। तो मतलब कब आपने ये तय किया कि YouTube के जरिए अब लोगों को बताना है अपनी प्रतिभा के बारे में? कब आपने ये सोचा और शुरुआत कैसे हुई? चूँकि अमूमन जब भी आप YouTube चैनल शुरू करते हैं तो एक सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ का बड़ा लफड़ा रहता है। हाँ, बहुत ज़्यादा। और हतोत्साहित होने लगता है कि व्यक्ति यार सब्सक्राइबर्स ही नहीं बढ़ रहे हैं, व्यूज़ ही नहीं आ रहे।
तो ऐसे वक्त में अपना आत्मविश्वास आपने कैसे बनाए रखा और कैसे आपकी जर्नी की शुरुआत हुई और कैसे आपने 3 मिलियन तक का मुकाम हासिल किया? तो सबसे पहले तो मैं आपको अपने कॉलेज लाइफ की जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा। जब मैंने आफ्टर 12th बी फार्मा में मैंने एडमिशन लिया तो मेरा 1 साल बीत चुका था। फिर मैं जब दूसरे साल का दौर मेरा स्टार्ट होने वाला था, तब आज से करीब 2.5 साल पहले मेरा यूट्यूब चैनल 18 दिसंबर 2019 को स्टार्ट हुआ। उससे पहले भी मैं एक बार यूट्यूब चैनल बना चुका था। अच्छा, एक चैनल आप और बना चुका था। पर उस बीच में हुआ ये कि मेरे एग्जाम चल रहे थे और मन था कि मैं यूट्यूब के जरिए, क्योंकि मुझे क्यूब बनाना तो आ गया था, तो एक दिमाग में ये चीज़ होती है हमेशा कि कभी कोई बच्चा घर से जब बाहर निकलता है तो उसको पैसे की अहमियत समझ आती है, कि उसको 1 रुपये की अहमियत समझ में आ जाती है। तो उसकी इच्छा होती है कि वो अपने पैसे से कम कॉलेज की फ़ीस तो नहीं दे सकता, पर अपने रूम की फ़ीस तो दे सके, 2-3 हज़ार रुपये जितना उसको लगता है, और अपने खर्चे निकाल सके। तो इसी वजह मैंने बहुत से यूट्यूब चैनल को देखा था जिसमें वो क्यूब सिखाते थे। अब मुझे आ गया तो मैं किसी को सिखा भी तो सकता हूँ। तो मैंने इसी जरिए से, क्योंकि मेरे पास तो कोई था नहीं जिसको मैं सिखाते बैठूँ, तो मैंने यूट्यूब के जरिए से सिखाने की कोशिश की, पर वही दिक्कत हो गई कि लोगों ने नहीं देखा। तो मैंने फिर उसके बाद में, और मेरा एक एग्ज़ाम भी चल रहा था, तो एग्ज़ाम के बीच मैंने ये सारी चीज़ करने का लगन तो इतनी थी और एकदम मासूम दिमाग की, अब बनाते हैं यूट्यूब चैनल के वीडियोस बनाते हैं। पर उसी बीच मेरे एग्ज़ाम भी चल रहे थे। तो ये मेरा सीक्रेट है, बहुत कम लोग को पता है। मैंने अपना एक एग्ज़ाम में कम पढ़ाई की वजह से इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान चला गया था। इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा बैक लग गया था। अच्छा, मतलब बी फार्मा में अच्छा। मेरा सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ था, मेरा बैक लग गया था। तो उस बीच मेरे को सीख मिल गई, नहीं यार, मतलब इस बीच में इस चीज़ से हमको कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई पे इसकी कोई गलत प्रभाव पड़े। तो उसी बीच मैंने फिर चैनल डिलीट कर दिया, क्योंकि अब कम व्यू आ रहे थे। फिर मैंने एक और बार, जब मेरा गर्मियों की छुट्टी था, फिर मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। नहीं, अब कर लेते हैं एक बार, अच्छे से करेंगे, पर टाइम टू टाइम करेंगे, जिससे पढ़ाई को भी कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो फिर उसके बाद में मैंने फिर मार्केट में टिकटॉक अभी तो बैन हो गया है, पर उस बीच टिकटॉक था, और मैंने देखा कि लोग वहाँ पे तरह तरह के डांस करते हैं। अब आपको पता ही है और पब्लिक को भी पता है। तो मैंने सोचा ये चीज़, मतलब वहाँ किसी प्लेटफॉर्म को बदनाम करने की वजह ये भी होती है कि लोग कैसे हैं, और जब करोड़ों लोग देख रहे हैं तो करोड़ों लोगों को कुछ सिखा भी तो सकते हैं। तो मैंने, क्योंकि वो 15 सेकंड से 30 सेकंड के वीडियोस होते हैं, तो मैंने थोड़ी सी अपनी ट्रिक बताना चालू कर दी, मैजिक ट्रिक बता दिया, जिससे लोग आकर्षित हुए। और साथ ही साथ में जब लोगों ने मेरे को देखना पसंद किया, मेरे चेहरे को और मेरी ट्रिक को, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी मेरे और फॉलोअर्स बढ़ गए। तो उसी वजह से उसी बीच मैंने, अब मेरा एक सपना जो पुराना था कि मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूं, अब मेरे पास में यदि 100 लोग हैं, वो मायने नहीं रखता कि किस प्लेटफॉर्म से आए हैं, कहाँ से आए हैं। अब मेरे पास में 100 है, 200 लोग हैं, तो मैंने सोचा कि अब यूट्यूब को लेके आया जाए। तो मैंने इसी बीच अपना जो यूट्यूब चैनल गर्मियों के टाइम पे स्टार्ट किया था, उसी बीच मैंने यूट्यूब पे भी ग्रो करना चालू कर दिया। ऐसे 4 से 5 हज़ार सब्सक्राइबर मेरे बढ़े। पर ये चीज़ हो गई कि मैं मुकाम तो हासिल पहुंच गया, 1 मिलियन मेरे टिकटॉक पे भी हो गए, पर वो कुछ काम के नहीं रहे, वो बैन हो गया इंडिया में। तो एक थोड़ा धक्का लगता है कि यार इतनी पब्लिक थी, 10 लाख पब्लिक थी, कहाँ चलेगी। तो और 4,000 सब्सक्राइबर, लोग कहते हैं कि टिकटॉक की वजह से, तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, वो प्लेटफॉर्म कैसा था कैसा नहीं। पर इस बीच जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई यूट्यूब की, वो मेन मुद्दा है। 4,000 सब्सक्राइबर से 30 लाख सब्सक्राइबर मैंने फिर बिना किसी सपोर्ट के किए, और फिर 4,000 से मेरी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हुई। तो राहुल, क्या आप खुद अकेले ही पूरा यूट्यूब चैनल अपना ऑपरेट करते हैं, या आप चूंकि 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए तो आपने लोग भी रख लिए? अभी तक तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस दोस्तों ने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। 1-2 कुछ दोस्त हैं, मेरे छोटे दोस्त हैं, तो उन्हीं ने कैमरा हैंडल किए कभी कभी, और ज़्यादातर तो उन्हीं को मैं। तो आप तो खुद छोटे हैं, मतलब फिर आपसे छोटे कितने और दोस्त हैं आपके? मेरे से छोटे जनरली मेरे दोस्त सारे ही छोटे हैं, तो मैं उन्हीं की मदद ले लेता था, क्योंकि कोविड का सिचुएशन था और सारे दोस्त छोटे थे, तो गांव में वही मदद करते थे बस कैमरा पकड़ने में। अच्छा। तो
बाकी तो जर्नी ऐसी रही कि कोई टीम नहीं है मेरी, कोई कुछ नहीं है, बस मैंने अपने से ही सारी चीज़ सीखा। अब ऐसा होता है कि एडिटर की ज़रूरत पड़ती है, कैमरामैन की ज़रूरत पड़ती है, और लोगो मेकर, मतलब बहुत सारी टीम की ज़रूरत पड़ती है 3 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचने में। पर मैंने खुद से ही एडिटिंग करना सीखा, मैंने खुद से ही सारी चीज़ की मतलब यूट्यूब के बारे में नॉलेज लिया कि कहाँ से क्या चीज़ मैं गलती ना कर दूँ। और अच्छा राहुल, एक बात बताइए आप कि सोशल मीडिया को आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पे ही आज आपका इतना बड़ा मुकाम है इतने अल्प आयु में, तो सोशल मीडिया को आप किस रूप में देखते हैं? और जो आपके एज के लड़के हैं खासतौर पे एक बड़ी समस्या हो गई है कि फ़ोन से चिपके रहते हैं। मतलब कि आज माँ बाप भी एक छोटे से बच्चे को फ़ोन देके फ्री हो जाते हैं क्योंकि बच्चा फ़ोन में बिजी रहता है। तो आप सोशल मीडिया को सबसे पहले बताइए किस रूप में लेते हैं? सोशल मीडिया को देखा जाए तो अब जैसे कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो मैं एक यूट्यूबर की सोच और यूट्यूबर के साथ साथ में मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरह, मतलब मैं सारे सोशल मीडिया को ध्यान देता हूँ कि ना ही सिर्फ यूट्यूब, उसके यूट्यूब के अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और सारे जितने प्लेटफॉर्म होते हैं जो मुझे अप्रोच करते हैं, मैं सभी को एक तरफा देखता हूँ कि उस चीज़ से मुझे कैसा फ़ायदा मिल सकता है। अब ऐसा होता है ना कि मेरे वीडियोस करीब करीब करोड़ों लोग देखते हैं, तो करोड़ों लोग देखते हैं तो वो क्या देख रहे हैं? मतलब YouTube सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आप देखने के लिए गए हो। आपके मोबाइल में YouTube एक एप्लीकेशन है, तो आपको सिर्फ वो वहाँ पे वीडियोस नहीं मिलेंगे, क्योंकि वीडियोस जहाँ मिल रहे हैं आपको, तो वो भी तो किसी ने डाला होगा। तो इसका ये मतलब है कि आपके लिए भी YouTube है, आप भी YouTube बना सकते हो। आपके अंदर कुछ ऐसी क्रिएटिविटी है तो आप दिखाओ, ना कि आप टाइम पास करो। हाँ, आप सीख सकते हो उसी चीज़ से और दोबारा से उसको बता सकते हो, पर एक अलग अंदाज से। यदि आप YouTube से भी सीखते हैं, मैंने भी YouTube से सीखा, पर एक अपने अलग अंदाज से सिखाया, तो आज लोग दूसरों का ना देखते हुए मुझे देखते हैं। तो मतलब हर किसी प्लेटफॉर्म पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है और उसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। मतलब वही कहते हैं ना कि हम लोग को वही चीज़ देखना चाहिए जो हमारे फ़ायदेमंद है, हमको ऐसी चीज़ नहीं देखनी चाहिए जो जिससे हमको मतलब नुकसान हो। क्योंकि इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कई, आपने बताया टिकटॉक में डांस करते हैं, लेकिन आपने ये किया। तो डांस भी ऐसा होता है ना कि बहुत चुनिंदा लोग होते हैं जो कि बहुत ही अच्छा डांस करते हैं। जैसे मैंने एक डांसर को देखा था, मुझे, हाँ, बाबा जैक्सन, तो वो माइकल जैक्सन का डांस करते हैं। तो ये एक प्रकार से ऐसा डांस है जिसमें बहुत ही ज़्यादा, मतलब हाँ, रियल डांस कह सकते हैं अपन। पर किसी भी म्यूज़िक पे बाराती डांस कर लोगे तो ये, मतलब मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, पर एक प्रकार से आप जैसा करोगे वैसे ही करोड़ों लोग भी आपको देखेंगे और वो भी वैसे ही करेंगे। राहुल, एक बड़ा सवाल ये है, और तमाम दर्शक भी, मुझे पता है उनके मन में ये सवाल जो है हिलोरे मार रहे होंगे कि आखिर राहुल पैसा कितना कमा लेते हैं भाई? 2 चैनल और मेरे ख्याल से 4+ मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं आपके। हाँ। तो कितनी कमाई कर लेते हैं भाई? अब भी पापा से पैसे वैसे मांगने की जरूरत पड़ती है, फ्री है? हाँ, मतलब ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा, क्योंकि मैं 20 साल का हूँ और मतलब मैंने कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी। हाँ, बस उम्मीद थी कि ऐसा करना है। और मतलब 20 साल की उम्र में मैं अभी जस्ट परसों मेरा फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है और उसके बाद मैं फ्री हूँ। तो मतलब मेरा एक सपना था कि मैं आफ्टर मेरा कॉलेज, मैं मतलब घर से तो पैसा लेना नहीं, क्योंकि जॉब तो लगती है, और उससे पहले भी नहीं लेना है। तो आज से मतलब 1 साल तो करीब 1 साल क्या, मैं 1.5 साल भी हो गया है मुझे यूट्यूब से अर्न करते हुए। मैंने घर से मतलब ऐसा कुछ कि मेरे कॉलेज की फ़ीस भी नहीं ली है। मेरा एक सपना था, सबसे बड़ा सपना था कि मैं कॉलेज पास आउट होते हुए मैं बी फार्मा की फ़ीस तो 1 साल की अपनी खुद की भरूँगा, और मैंने घर वाले से नहीं लिया, जो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। और रही बात अर्निंग की, तो मैं ऐसा तो डायरेक्टली नहीं कहूँगा। हाँ, क्योंकि ठीक, कोई बात नहीं, पर जैसे भी आप बता सकते हैं, बताइए। अच्छा, तो मतलब मेरा जो यूट्यूब की जर्नी रही है, मैं करीब मंथली इतना अर्न कर लेता हूँ कि अब ऐसे बताने में थोड़ा शर्म आती है। क्यों शर्म आती है? तमाम जो यूथ है, जो आपके यंग के जो एज के लोग हैं, वो भी आपसे कुछ सीखेंगे। हो सकता है उन्हें ये चीज़ ही इन्फ्लुएंस कर दे है कि भाई इतना पैसा कमाता है, हमें भी कुछ करना चाहिए है। मैं YouTube से जनरली, YouTube के अलावा भी प्लेटफॉर्म है, पर मैं सबका टोटल मैं इतना अर्न कर लेता हूँ कि मैं एक आईफोन तो परचेस कर सकता हूँ मैं हर महीने। इसका मतलब आप घर में अब पैसे देने भी लगे हैं,
घर वालों की मदद करने लगे हैं। हाँ बिल्कुल, यही मेरे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। राहुल, एक यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि मतलब ये जो मेरे हाथों में है रूबिक क्यूब, इसे सॉल्व कर देना एक अलग बात है, लेकिन इससे किसी भी व्यक्ति की तस्वीर बना देना ये एक अलग कला है। हाँ। दर्शकों को आप ये बताएं कि मतलब मैजिक दिखा देना कैसे इसे 20 सेकंड में सॉल्व करते हैं, और इससे किसी की तस्वीर बना देना हूबहू। मैंने लता मंगेशकर की वो तस्वीर भी देखी, मतलब हूबहू आपने बनाई थी। तो कैसे आप सेट करते हैं, कैसे आप तस्वीर बनाते हैं, कैसे आप आकार देते हैं, एक बार वो दर्शकों को बताइए। पहले तो जैसे मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया था, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने एक क्यूब से स्टार्ट किया था, और वो मेरे पास में था करीब 100 रुपये का। मैंने आसपास की दुकानों से लिया था सिर्फ एक क्यूब से, और मैंने सिखाना चालू किया। लोगों ने उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो मैं अपनी जर्नी बता रहा हूँ आपसे, आपके प्रश्न से थोड़ा सा हट के, क्योंकि लोग उससे इंस्पायर होना चाहिए। तो मैंने उस 100 रुपये की क्यूब से स्टार्ट किया, लोगों को सिखाया और तरह तरह की वीडियो बनाए। पर वही चीज़ होती ना कि आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो ही आप देखोगे, पर आपको नहीं है तो आप नहीं देखोगे। तो हुआ ये कि मैंने जैसे जैसे बनाया 10,000 20,000 सब्सक्राइबर हुए, और मेरी मैजिक ट्रिक से लोग इन्फ्लुएंस हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 सब्सक्राइबर हुए। फिर उसके बाद मेरे सब्सक्राइबर मतलब कि एक महीने में एक बढ़ना, या रुक से गए थे। हाँ। और एक बार तो ऐसा हुआ कि 4 से 6,000 सब्सक्राइबर माइनस भी हो गए। मतलब मैं तो डर गया कि क्या हो गया। तो उस बीच मेरा एक बहुत बड़ा पड़ाव था कि हाँ चलो बंद कर देते हैं। तो क्योंकि अर्निंग तो कुछ भी नहीं थी, 5 से 6 महीने अर्निंग तो कुछ भी नहीं आई। तो मैंने चलो बनाते हैं, करना तो कुछ नहीं है, पढ़ाई भी चल रही है, बनाते भी है। तो मैंने फिर बनाना चालू किया, और जैसे जैसे बनाते गया 40-50 हज़ार सब्सक्राइबर कैसे भी कर लिए। और फिर उसके बाद में थोड़ी चैलेंजिंग वीडियो बनाने लगा, तो फिर ऐसे 70 से 80 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए। और उस बीच में मेरा कोविड के बीच में मुझे बहुत ही ज़्यादा वो महामारी में मैं पिछले 2020 में, दिसंबर 2020 में मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। मतलब काफ़ी इतना ज़्यादा हो गया था कि लास्ट स्टेज से मैं वापस आया हूँ। तो उसके बाद मैं जब मेरी रिकवरी टाइम था, मुझे होश आया, तो मैंने जस्ट एक प्यार सा हो गया था अपनी फैमिली से, सब्सक्राइबर से, कि नर्स से मैंने मोबाइल लिया और देखा तो मेरे शायद मैं एडमिट हुआ था, 60,000 सब्सक्राइबर रहे होंगे। उस बीच शायद 75,000 सब्सक्राइबर हो गए, मतलब 15,000 सब्सक्राइबर 20 दिन में। जब मुझे होश आया तो मैं घबरा गया, उन्होंने भगवान ने भी साथ दिया है, तो अब तो इसको पीछे छोड़ना नहीं है। तो मैंने फिर उसके बाद में ये जर्नी को स्टार्ट किया, और फिर उसके बाद मैंने सिर्फ 2 महीने बाद एक इन्वेस्टमेंट लगाया। मेरे पास में करीब 30 से 50 हज़ार रुपये थे मेरे पास में, कि यार नहीं अब इसको इन्वेस्ट करते हैं, अब देखा जाएगा, पैसे को नहीं रखना है। और थोड़ा घर से भी मैंने लिया पैसे, और फिर मैंने 500 क्यूब लिया। एक क्यूब 200 का था, करीब मेरे को लाखों रुपए के क्यूब मैंने इन्वेस्ट कर दिए। मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है, पर इतने के लिया मैंने। फिर उसके बाद में मैंने यूट्यूबर्स की बनाया, कैरी मिनाटी, और फिर उसके बाद में ऐसे लोगों की बनाना चालू कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि सभी लोगों ने देखना चालू कर दिया। जैसे कि आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपने भी देखना चालू कर दिया। फिर जैसे मुझे ऐसा लगा कि सुशांत सिंह राजपूत को मैंने श्रद्धांजलि दिया, तो उनका 1 वर्ष की श्रद्धांजलि जैसी हुई, मैंने उनको दिया, और फिर वो और व्यूज़ बढ़ गए, लोग अपने स्टेटस डालने लगे, लोगों के पास से ऑर्डर आने लगे, और फिर ऐसे ऐसे करके जर्नी स्टार्ट हुई। फिर लता जी का भी जैसे श्रद्धांजलि दिवस आया तो मैं बनाना स्टार्ट किया। अब मुझे टाइम लग जाता है 8 से 10 घंटे, और मैंने बनाया, और फिर उसके बाद में जैसे ही अपलोड किया 2 से 3 दिन में 4 से 5 करोड़ लोगों ने देख लिया। तो ये जो मैं बनाता हूँ, तो इसमें मुझे पहले आकृति डिज़ाइन करनी पड़ती है फ़ोटो के हिसाब से। पहले मोबाइल में डिज़ाइन करो, 2 से 3 घंटे उसमें लगाओ। अच्छा, मतलब पहले आप फोन पे फोटो डिज़ाइन करते हैं। जैसे कि फ़ोटो के हिसाब से इसमें पिक्सल्स होते हैं, 1 2 3, तो ऐसे 9 कलर होते हैं एक साइड में। तो इसके हिसाब से मैं पिक्सल्स डिज़ाइन करता हूँ, और ऐसे ही सारे जैसे 3 3 दूनी 3 3 9, मतलब 9 कलर्स हैं यहाँ पे। तो 9 कलर इंटू 500 आप कर लो, तो उतने में मुझे डिज़ाइन करना पड़ता है बैठ के, कि यहाँ पे ये कलर लगाना है और यहाँ पे ये कलर लगाना है। तो इस हिसाब से फ़ोटो तैयार होता है। कितना टाइम लग जाता होगा अमूमन एक फ़ोटो को तैयार करने में? एक फ़ोटो को तैयार करने में करीब पूरा वीडियो एडिटिंग वगैरह हम मिलाए तो 8 से 10 घंटे लग जाते हैं, 10 से ज़्यादा भी लग जाते हैं। यदि फेस वाला बना रहे तो भी ज़्यादा मेहनत लगती है। राहुल, अब बड़ा सवाल यह है कि तकरीबन 3-4 मिलियन सब्सक्राइबर्स अब आपके पास हो गए हैं। अब आगे की क्या तमन्ना है, मतलब अब आगे क्या करना चाहते हैं? अभी तक तो ये था भाई मिलियन में सब्सक्राइबर हो जाए, वो तो पूरे हो गए आपके।
अब आगे क्या करना चाहते हैं? अभी मेरे 3 मिलियन सब्सक्राइबर मेरे मेन चैनल पे, क्यूब वाले चैनल पे। तो ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा नंबर है यूट्यूब पे, ये क्यूब की कैटेगरी में। अच्छा, हर चीज़ की कैटेगरी हो जाती है, जैसे टैग हो गया तो मोबाइल की कैटेगरी हो गई, तो ये क्यूब की कैटेगरी है। तो दुनिया का नंबर 1 चैनल है, 3 मिलियन सब्सक्राइबर। अच्छा, आप दुनिया के नंबर 1 चैनल, नंबर 1 चैनल वाह, बन गया। बधाई आपको। थैंक यू। तो ये जब मैं इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि अब मैं ऑल ओवर द इंडिया जितने भी बच्चे हैं, जैसे कि मोबाइल में उनका टाइम पास ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अब एक आदत सी हो गई है कोविड महामारी की वजह से, लोग अपना ज़्यादा टाइम पास मोबाइल में कर लेते पढ़ाई के का बहाना लेकर के। तो मैं चाहता हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप पढ़ाई के बाद में अपना यहाँ पे दिमाग लगा सकते हो, और ऐसा नहीं कि ये चीज़ आपको ग्रो नहीं करेगी। यहाँ पे आप स्पीड की, मैं 30 सेकंड में बना लेता हूँ, आप यदि सीखोगे तो आप 5 मिनट में बनाओगे, पर इसको जितना ज़्यादा सीखोगे, इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है 3.47 सेकंड, मतलब 3 सेकंड में बना दिया। तो ये मतलब इतना बड़ा लेवल है, मतलब यहाँ पे आपका दिमाग खुल जाता है, खुल सा जाता है। आप कुछ भी चीज़ करो तो आपका दिमाग मल्टीटास्किंग में आपको हेल्प होती है। ऐसे बहुत सारी क्यूब्स आते हैं, और मैं चाहता हूँ कि लोग हर एक गली का बच्चा ये क्यूब जानना चाहिए, ये क्यूब जैसी चीज़ है, इसको हमको बनाना आना चाहिए। तो मतलब मुझे पूरे भारत में हर बच्चे को ये चीज़ सिखाना है। मतलब अब हर गली में आप क्यूब सिखाना चाहते हैं बच्चों को, और इस क्यूब से बस वो जानना चाहिए कि हाँ, राहुल नाम का कोई बंदा है वो क्यूब सिखाता है, और हमको भी सीखना जब वो कर सकता है। तो राहुल, एक प्रश्न यहाँ पे ये भी है कि ज़्यादातर चूंकि सोशल मीडिया का टाइम है, और जब से कोविड आया उसके बाद से तो स्मार्टफोन हर बच्चों के हाथ में आ गए, पढ़ाई का एक ये भी ऑनलाइन क्लासेस लगेंगी, तो पेरेंट्स ने भी फ़ोन्स दिलवा दिए, और बच्चे ज़्यादातर वीडियोस देखने में, इनमें अपना वक्त ज़ाया करते हैं। तो उन बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे पत्रिका के माध्यम से, चूँकि आपको ये मंच मिला है, तो आप उन बच्चों से क्या अपील करना चाहेंगे? तो मैं आपसे यही एक अपील करना चाहूँगा कि मैं तो रूबिक्स क्यूब से रिलेटेड चीज़ बना रहा हूँ, कंटेंट बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अभी, जैसे मैं क्यूब से अब मैं कला करने लगा हूँ, मैं कला क्षेत्र में विकसित हो रहा है मेरे चैनल, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी पढ़ाई तो करते ही हैं, सभी लोग पढ़ाई करते हैं, पर तरह तरह के लोग होते हैं कि उनका मन नहीं लगता, या फिर यार ठीक है थोड़ी देर बात करता हूँ पढ़ाई, तो एक तो मन सा विचलित सा हो जाता है कि पढ़ाई को लेकर के, टीवी को लेकर के, और फिर मोबाइल्स को लेकर के, तो इसमें ज़्यादा घुस जाता है व्यक्ति। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों में टाइम पास ना करें, क्योंकि आपको भी पता है इस चीज़ से कुछ हासिल होने नहीं वाला है। यदि आप ही बताओ कि आपने कल किसी का वीडियो देखा है ऐसे ही, या पिक्चर देख लिया जिसका कोई महत्व निकलने वाला है, नहीं निकलेगा। अगले दिन आपको उस चीज़ या तो वो चीज़ याद नहीं रहेगी, या तो ऐसी चीज़ भी देख सकते हो जिससे आपको इंस्पिरेशन मिले, पर ज़्यादातर टाइम पास आपको नहीं करना है। मैं चाहता हूँ कि आप कला क्षेत्र में, जैसे आपको पेंटिंग बनाना आता है, आपको कोई भी स्पोर्ट्स में या फिर किसी भी एक अदर एक्टिविटी में ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वो एक्टिविटी जैसे पेंटिंग है, तो मैं इसकी जगह पेंटिंग भी बता सकता हूँ। मैं इसकी जगह कोई खेलकूद का मेरे को ज्ञान है, क्रिकेट का ज्ञान है, तो मैं उसकी वीडियो बना सकता हूँ। मतलब आपके अंदर कोई एक अलग एक्टिविटी पे आपका फोकस है जो आपको आता है, एक अच्छा डांस करना आता है आपको, या फिर आपको क्रिकेट अच्छा सिखा सकते हो आप, या कोई भी एक्टिविटी, तो आप उस चीज़ को डाल सकते हो यूट्यूब पे, और उसके जरिए आप बहुत कुछ कर सकते हो। यहाँ पे एक बड़ा प्रश्न ये भी है कि आप सोशल मीडिया को आप किस रूप में लेते हैं? आप तो जाहिर तौर पे पॉजिटिव ही बोलेंगे, लेकिन यदि संपूर्ण दृष्टिकोण से देखें तो आप सोशल मीडिया को किस रूप में लेते हैं? देखा जाए तो हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, तो एक तो अच्छा होता है और एक तो बुरा होता है, तो वो तो देखने के नज़रिए पे डिपेंड करता है। यदि मैं देखूं कि ये बुरी जगह है, तो मैं तो सीधी सी बात है कि मैं वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। तो मैं देखता हूँ कि ये अच्छी चीज़ है, मतलब अच्छी चीज़ पे फोकस करना है आपको। सोशल मीडिया पे तो तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह के क्रिएटर देखने को मिलते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपके संस्कार कैसे हैं। संस्कार तो माँ बाप अच्छे ही देते हैं, पर वही चीज़ है कि आप देखते क्या हो वो आपको समझना चाहिए। मतलब आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए कि नहीं, इस चीज़ से आगे नहीं जाना है। और उसी तरह के लोग, जैसे आप आज इंस्टाग्राम चालू करते हैं, पहले तो बच्चा डरता है 12th के बाद में मोबाइल आया था, नहीं ये चीज़ नहीं चलाऊँगा,
क्योंकि मम्मी पापा बोल देते हैं हाँ। नहीं फेसबुक नहीं चलाना है, नहीं इंस्टा हाँ, चलाना है, देखना है तो अपने हिसाब से देख लेना, रख देना मोबाइल। 1 घंटे से धीरे धीरे 4 घंटे का हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। चुपचाप से देख लिया, इंस्टा चालू कर दिया, दोस्त चलाता है तो शुरुआत ही ऐसी कर दो कि यार हमको जैसे संस्कार मिले हैं। मैं सबसे बड़ी चीज़ बोलना चाहूँगा, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, अपने माँ बाप के संस्कार को कभी नहीं भूलना है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ कभी नहीं सिखाएंगे जिससे आपको नुकसान हो, जिससे आपकी लाइफ बर्बाद हो। तो मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप शुरुआत से ही अपने माँ बाप के संस्कार को ध्यान में रखते हुए वैसी चीज़ देखिए जिससे आपको फ़ायदा होना चाहिए, ना कि नुकसान होना चाहिए, और वैसे क्रिएटर को फॉलो करें जिससे आपको ज्ञान प्राप्त होता है, ना कि अज्ञानता वाली बातें आपको सीखने को मिलती है। और मतलब आजकल का युवा तो इतना ज्ञानी है और इतना तो ज़्यादा समझदार है कि उसको समझ में आता है गलत क्या है, और गलत भी है तो उसमें से अच्छाइयाँ ढूंढ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति गलत बोलता है तो उसमें अच्छाइयाँ नहीं होती। आज उस गलत की भी उतनी ज़्यादा महत्वता है और अच्छाई की भी उतनी ज़्यादा महत्वता है, क्योंकि आज का जो मतलब वातावरण है उसमें दोनों तरह के लोग हैं, तो हमको दोनों तरह अच्छाई से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बुराइयों से भी। पर सीखना सिर्फ अच्छाई ही चाहिए, आपको बुराइयों में भी अच्छाइयाँ ढूंढनी चाहिए। तो ये थे राहुल चोपड़े, और जाहिर तौर पर राहुल जैसे युवा उन तमाम लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं जो घंटों मोबाइल में अपना वक्त बिताते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सकारात्मक चीज़ कुछ नहीं करते। क्योंकि आप देखिए, मात्र 20 वर्ष की आयु में इन्होंने पूरे विश्व के अंदर जो ये कीर्तिमान स्थापित किया है, ये जाहिर तौर पे अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। तो कहीं ना कहीं युवाओं को राहुल चोपड़े से कुछ सीखने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, अब फिर अपने अगले एपिसोड में हम आपको नए जो 40 वर्ष के जो प्रतिभाशाली हैं, जो पत्रिका के 40 अंडर 40 के जो विजेता हैं, उनसे मुखातिब करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।